और ब्रेक के बाद मैं डॉक्टर गुलफ्शा से भी पूछना चाहूँगी क्योंकि जितने भी हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद हैं सबके पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो डिफरेंट बीमारियों के साथ आ रहे हैं। और अभी जैसे डॉक्टर सैफुल्लाह ने बताया उनके पास जैसे एक पेशेंट आया, उनको कहते हैं कि नाक में एक बिल्कुल हेल्दी इंसान है बट एकदम से अगर उसको नाक में कीड़े उसको हो गए हैं, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो मैंने पहली बार सुनी है। बट येस, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। अगर हम जैसे वज़ू भी करें, आपको नहीं पता कि अगर जैसे नेगलेरिया की बात हम बार बार कर रहे होते हैं कि जी पानी जो घर में डलवा रहे हैं जो हमारे पास, क्योंकि कराची में तो टैंकर का ही पानी आता है भाई, तो उसमें ये नेगलेरिया मौजूद है नहीं मौजूद, ये बड़ी खौफनाक बात है। यू नेवर नो कि पता नहीं डॉक्टर साहब वैसे क्या रीज़न हो सकती है। क्योंकि हमने ब्रेक में वीडियो भी देखी तो इट्स वेरी मतलब हॉन्टिंग। तो ये किसका मतलब है कि हमें भी बहुत सी चीज़ों से ख्याल करना है। वो क्या चीज़ें हो सकती हैं कि पानी, वज़ू के लिए पानी का भी ख्याल करें, पानी मतलब इट शुड बी क्लीन वाटर कि जो है आपने उसमें वो क्लोरीन टैबलेट्स वगैरह डाली हैं और जो फिर इंशाल्लाह इट शुड बी फाइन। लाइक इट्स लाइक बैड लक फॉर सम पीपल, यू नो। और आपको सिर्फ बेसिक हाइजीन मेजर्स, अगेन यू नो, पानी का ख्याल रखें आप, हैंड हाइजीन, मास्क और ये सारी चीज़ें, इम्यूनिटी एक्सरसाइज। बार बार आपको कहेंगे जब तक आप कर नहीं लेंगे। हाँ। मतलब ये 3-4 चीज़ें हमें अपने लाइफस्टाइल में करनी है ताकि देखें भी हम लोग तो सांस लेने की बात कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें, मगर फिर हार्ट अटैक्स भी तो बढ़ रहे हैं। मतलब हमारा जो खाना पीना जो है वो सही होना चाहिए जिस तरह हमारे। तो डॉक्टर साहब आगे जाके भी पूछना चाहूँगी, जो हमारे हार्ट अटैक्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं, ये क्या ये सिर्फ सच में एक बीमारी का हिस्सा है या फिर आजकल जैसे लोग ड्रग्स में बहुत ज़्यादा चले गए हैं, या वो भी एक बड़ी वजह। मैं आगे जाके इस पर भी बात करना चाहूँगी। डॉक्टर गुलफ्शा, आपके पास जो केसेस आते हैं वो ज़्यादा लोग किस चीज़ से ज़्यादा इफेक्टेड हैं जो आजकल का जो सीजन चल रहा है उसमें? इस वक्त इन्वायरमेंटल एलर्जीज बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना। इसके अंदर वायरस भी पार्ट है। एक मतलब हम 50-50 कह सकते हैं कि बाज़ों का जो पेशेंट एलर्जीज के साथ आ रहे हैं वो फीवर के साथ भी आ रहे हैं, लेकिन कुछ विदाउट फीवर भी हैं। तो जो मोस्टली जो विदाउट फीवर हैं, जिनकी बॉडी रेड सी नहीं हो रही या पिंक सी नहीं हो रही, जिनकी आंखों में इचिंग नहीं हो रही या बर्निंग नहीं हो रही, जिनकी बॉडी एक्स नहीं है, बस रनी नोज़ है, सोर थ्रोट है, मतलब नाक बह रही है, गले में दर्द हो रहा है, तो उनको ये कि सिर्फ एलर्जीज़ हैं। लेकिन जो वायरसेस के साथ आ रहे हैं, यानी कि जो इन्फ्लुएंजा है या फ्लू वायरस हो रहा है, उनके अंदर यकीनन जो है कोई ना कोई बॉडी एक्स मलेज वगैरह मौजूद होगा। जिसम में दर्द हो रहा है, कमर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है, कभी कभी शिवरिंग हो जाती है। कुछ लोगों को हाई ग्रेड फीवर नहीं होता, वैसे तो बच्चों में अमूमन कंटिन्यूस हाई ग्रेड फीवर हो रहा होता है, लेकिन एडल्ट्स के अंदर ऐसा ज़रा सा मुश्किल है। एडल्ट्स के अंदर हमारे पास हर वायरस के अंदर हाई ग्रेड फीवर नहीं होता। बाद औक़ात एक स्पाइक आई थी, बाद औक़ात जो है सिर्फ शिवरिंग हो रही है 2-3 दिन से, बॉडी एक और चीज़ ज़रा मुझे इसका भी बता दीजिए कि ये जो हम कहते हैं जी नाक अगर बह रही है, अगर नाक बह रही है तो इट्स नॉट ऑलवेज फ्लू या आपको जुकाम हो। कभी कभी जब आपकी बॉडी भी जब आप वो जो थक जाती है, जब वो गिव अप कर रही होती है, तो उसमें भी कहते हैं कि जी एक सिम्टम ये भी कि जैसे आपकी नाक बहती, तो ये भी तो इट्स ऑल्सो वन ऑफ द रीजन ना। जैसे वी आर ओवरवर्क्ड, फ्लू नहीं है बट हाँ आप कह रहे हैं ना। एक्चुअली जो ओवरवर्क के साथ भी कोई ना कोई एंटीजन लिया होगा ना। आपने ओवरवर्क क्या किया था, आपने घर की सफाई करी थी, आपने डस्ट झाड़ी थी, वो एक एंटीजन है। आप ठंडे पानी में काम कर रहे थे, वो भी एक एंटीजन है आपके लिए, वो भी आपको रिएक्शन देता है। आपका जिस्म ठंडा था, वो भी एक रिएक्शन देता है। तो इस तरह से एलर्जी से ही किसी किस्म का राइनाइटिस हो सकता है, एलर्जी से ही किसी किस्म का नाक बहने वाला मामला जो है वो हो सकता है। तो या उसमें वायरस कि अगर आपकी जैसे आंखों में से पानी, आप इंडिकेशन होती है कि आपका ब्रेन जो है इट्स ओवरवर्क, तो उसको आप थोड़ा सा आंखें ओवरवर्क, हाँ आप आंखों से इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे थे। अच्छा, या आपकी आंखें बर्डनाइज हो रही थी क्योंकि आपका कोई छोटा मोटा नंबर है जो आपने इग्नोर कर रखा है, ठीक है ना, और आपने स्पेक्टिकल्स नहीं यूज़ किए, आपने ग्लासेस नहीं यूज़ किए, तो आपकी आंखों से पानी बहने लगा या आंखें रेड होने लगी। वो चीज़ें ठीक है समझ आती हैं। इसी तरह नाक वाला मामला भी यही है कि कोई ना कोई आपने एंटीजन दिया है, या कोई वायरस दिया या कोई एंटीजन दिया है जिसकी वजह से आपकी नाक बहना शुरू हो गई। तो ठीक है, वी कैन जस्ट वेट एंड वॉच कि कुछ दिन आप फ्लू के साथ रह लें, कुछ दिन आप राइनाइटिस के साथ, नाक के बहने के साथ, 3 दिन सोर थ्रोट के साथ बहने दें। हाँ। कुछ दिन आप सोर थ्रोट के साथ रह सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप नहीं बिगड़ रहे हैं, आप एबल हैं कि आप अपना काम कर पा रहे हैं, तो जो आपका डेली रूटीन है वो आप परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो ठीक है, आप बस एंटीबायोटिक्स ले लें। बहुत हुआ कोई एंटी एलर्जी भी ली जा सकती है, और ज़रूरी नहीं है कि आप हर वायरस को ट्रीट करने की सोचें। हाँ, और हर वक्त मैं कुछ लोगों को देखती हूँ, उनको 2 चीख के आ जाए फौरन कहते हैं एंटी एलर्जी देते हैं। तो ये आपने साथ इतना जुल्म करें, आपको पता नहीं। जब आप फाँक लेते हैं ना इतनी दवाइयाँ, तो एक टाइम आता है कि सारी दवाई आप पे काम करना भी छोड़ देती है। मतलब 2-3 दिन तक भी छींक सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है।
चीखे मार सकते हैं। जी, मैं चाहूँगी गालिब आप ज़रा किचन काउंटर की तरफ चले जाएँ और ज़रा कुछ हमारे साथ शेयर करें रेमेडीज़ जो हम कर सकते हैं। अच्छा, घर में कुछ रेमेडीज़ ऐसी हो सकती हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती हैं इनिशियल डेज़ में। मैं फिर अर्ज़ करूँ, जिस तरह अभी हमारी पूरी महफिल का मकसद ही यही है कि पहले प्रिकॉशन करें। 2 से 3 दिन में अगर आपको किसी भी रेमेडी से या किसी जो नॉर्मल हम दवाएं घर में छोटी बंटी के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, तो अगर उससे फ़र्क नहीं पाया तो डॉक्टर के पास जाएं। पुराने प्रिस्क्रिप्शंस का इस्तेमाल ना करें, डॉक्टर के पास जाएं। नए वायरस जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं सुपर फ्लू पे, सुपर फ्लू आज से 2 साल पहले या 1 साल पहले किसी ने सुना भी नहीं था उस तरह, और ना हमारे पास मौजूद था। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे वेदर चेंजेस और हमारी इम्यूनिटी के चेंजेस ऐसे आ रहे हैं जिसकी वजह से बीमारियां भी एग्रेसिव हो रही हैं और हमें बहुत सारी चीज़ों में मुब्तला कर रही हैं। अच्छा, रनिंग नोज़ बहुत ज़्यादा हो रही होती है कुछ बच्चों को। एक छोटी सी होम रेमेडी है जो कि करने से रनिंग नोज़ बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है, फौरी तौर पे बेहतर हो जाती है। इसमें 3 चीज़ें मैं लूँगा। सबसे पहले सूजी, ठीक है। अच्छा। सूजी तकरीबन 2 से 3 चमचे तवे पे थोड़ा सा भून लें इसको, थोड़ा सा ब्राउनिश जब टोन की हो जाए तो उसमें 1 गिलास पानी डालें। उसमें तकरीबन इतना बड़ा टुकड़ा जो कि तकरीबन 50 ग्राम्स तक है, उसमें गुड़ कूट के या पाउडर करके वो डाल दीजिए। उसको डिज़ोल्व होने का वेट करें और थोड़ा सा पतला ही पानी, जिस तरह हरीरा टाइप बनता है, उसी टेक्सचर में इस हलवे को रहने दीजिए और उसके बाद गार्निशिंग के लिए इसमें बादाम ऐड कर लीजिए। ये बहुत अच्छी रेमेडी हो सकती है जिन लोगों को मुस्तकिल बुनियाद पर रनिंग नोज़ है, उनके लिए बहुत अच्छा है। उनके लिए इसके साथ साथ कुछ लोग, अभी जैसे बात हुई थी, छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं। ये बिल्किस आपा का नुस्खा है और बहुत सारे पेशेंट्स ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है, इसलिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये नाम लेके कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा था सुबह उठते ही छींकों का अमल बहुत ज़्यादा होता है। बेसिकली तो एलर्जी ही है, लेकिन इसका एक बहुत छोटा सा बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। आपा ने बताया था कि 21 काली मिर्च लें, 1 गिलास दूध में पकाएं, उसको छान के 21 रातों तक डेली पी लीजिए। अच्छा, 21 is the number। 21 is the number। और आप यकीन करें, मैंने आपा से सुना था और मैंने 2-3 पेशेंट्स से मुझे बताया कि इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। मैं अपने पेशेंट्स को भी बताता हूँ, आपा का नाम लेके बताता हूँ। और इतनी दुआएं, मैं एक पेशेंट को जानता हूँ जिसको इसी तरह का इशू था, जो कि कहता है कि मुझे 50 छींकों से कम आती ही नहीं है सुबह ना उठने के बाद। आप यकीन करें, वो सिर्फ 21 दिनों में ये उसने टोटका किया और वो ठीक हो गया। अब उसको जब होता है 4-6 दिन ले लेता है, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो छोटी सी रेमेडी है और बहुत ज़्यादा फायदा है। और नंबर से आ जाएगा कि सिर्फ काली मिर्च 21 दिन और 21 काली मिर्च और दूध, और कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा, चेस्ट इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जो हम पोल्यूशन, डस्ट या जो इनहेल कर रहे हैं, उसका सबसे पहला बैरियर जो होता है वो नाक के बाल होते हैं, जो कि इसको प्योरिफिकेशन कर रहा होता है। उसके बाद पॉलिप होता है, या जो साइनस के हमारे पॉकेट्स होते हैं वो होता है, जो कि जो छोटे पार्टिकल्स अंदर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं वो भी रोक देता है। फिर आखिरी चौकीदार हमारे हलक में मौजूद होता है, जो कि उन पार्टिकल्स को भी रोकने में मददगार होता है, ताकि हमारे चेस्ट में क्या फिल्ट्रेशन सिस्टम अल्लाह पाक ने हमारा लगाया है। बेहतरीन फिल्ट्रेशन प्लांट है। 3 चौकीदार बिठाए हुए अल्लाह ताला ने, ताकि हमारे डस्ट और हमारे जो पोल्यूशन या जो पोलन एलर्जीज वाले कैफियत होती है उससे बचा जा सके। मसला ये है कि जब ये फ़िल्टर साफ़ होने की कोशिश करता है, क्योंकि दुनिया में बड़े से बड़ा फ़िल्टर कभी ना कभी जाके चॉकिंग पोजीशन पे ज़रूर आएगा, क्योंकि हम जो इनहेल कर रहे हैं वो चॉक करेगा उसको, तो वो कभी ना कभी जाके अपने आप को रिन्यू करने की या सफाई करने की कोशिश ज़रूर करेगा। अब क्योंकि ये जो पॉकेट्स होते हैं, जिसको हम साइनस पॉकेट्स कहते हैं, ये हल्का सा बुखार चढ़ेगा, छींकें आएंगी, खांसी आएगी, और ये फिल्ट्रेशन प्लांट जो कि गर्द गुबार हमने अंदर इनहेल किया है उसको निकालने में मददगार होगा और हल्का सा नज़ला होगा। 2 से 4 दिन में आप रिफ्रेश अपने नज़ले की वजह से अपने फिल्टर्स को रिफ्रेश कर लेंगे और आपके साइनस पॉकेट्स बिल्कुल It's a blessing in disguise, इसका मतलब है 100%। छींक आने पे अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब भी यही है कि वो कहीं ना कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन थी जो निकल गई। और छोटी सी बात छींके की, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक कोई चीज़ अटक रही है तो वो छींक के जरिए क्लियर होगी, और यहाँ से चेस्ट से लेके हलक तक कोई चीज़ अटक रही है तो खांसी के थ्रू कंजेशन जो हो रहा है वो क्लियर होगा। ठीक है, ये एक छोटा सा अल्लाह ने निज़ाम बनाया है। तो उसके लिए जैसा मैंने बात की कि फिल्ट्रेशन प्लांट को जब हम प्योरिफिकेशन करेंगे तो वो हल्के हल्के खुद हो जाएगा। मसला ये है उसकी सर्विस होनी है ना भाई, सर्विस होनी है। मसला ये है कि हम उसको कभी कभी एलर्जी का नाम दे देते हैं, जो कि 3 दिन के बाद यकीनन दवा की ज़रूरत है, लेकिन एलर्जी का नाम देके हम पहले ही दिन एंटी एलर्जी ले रहे होते हैं, उसको और रोक रहे होते हैं, वो और चौक हो रहा होता है, और उसकी वजह से पोस्ट नेजल ड्रिपिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम कीड़ा गिरना या हलक में बलगम की कैफियत आना कहते हैं, और उसके बाद वो सोर थ्रोट का बायस भी बनती है, और 80% लोग इस वजह से दमे के मरीज भी बन जाते हैं। ये सेल्फ मेडिकेशन आपकी भाई
इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। ठीक है, तो चेस्ट को क्लियर रखें, उसके लिए एक बहुत ज़बरदस्त सी रेमेडी है जो कि घर में इस्तेमाल हो सकती है, जो कि एडल्ट्स हैं 15 साल से ऊपर है वो इसको ले सकते हैं, उससे अगर कम है तो डॉक्टर के मशवरा कर लें, किसी हर्बलिस्ट से पहले मशवरा कर लें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें कुछ रेमेडीज़ रिएक्ट कर सकती हैं। तो ये रेमेडी जो है वो बच्चों को 15 साल से अगर कम है तो ना दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। एक जड़ी बूटी होती है, इसको कहते हैं काकड़ा सिंघी, ये इस तरह की जड़ी बूटी होती है। काकड़ा सिंघी इसमें मैंने 50 ग्राम लूँगा। दालचीनी नॉर्मली घर में यूज़ होती है, ये 25 ग्राम। अच्छी बात है, आपको वैसे भी दालचीनी का कहवा या चाय में लेनी डाल चाहिए। के, अदरक, दालचीनी और लौंग, इसका कहवा बेहतरीन है। मैंने काकड़ा सिंघी ली, मैंने ये लिया हमारी सिनेमन, इसके साथ बरगे अरूसा, अरूसा के पत्ते, बर्ग मतलब पत्ते, ठीक है, ये 50 ग्राम इसमें लिए। इस तरह की काली मिर्च की नस्ल की एक चीज़ होती है, इसको कहते हैं पीपली, ठीक है, पीपली जो है वो इसमें 25 ग्राम ऐड होगी। और आखिरी चीज़ जो इसमें मैं डालूंगा वो 50 ग्राम है, इसको उर्दू में कहते हैं उस्तु खुद्दूस। ये इस तरह के पत्ते होते हैं और कुछ जगहों पे ये तो बहुत पुराने हैं, हमारे यहाँ नहीं मिलते इतनी अच्छी क्वालिटी के, बट ये बेसिकली लेवेंडर कहलाता है इंग्लिश में, और ये बहुत अच्छी स्मेल भी करता है। ये कुछ लोगों को जिनको नींद नहीं आती उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और इसके साथ साथ अगर ये इसमें ऐड होगा तो ये हमारे यहाँ कहते हैं दिमाग की झाड़ू का काम करता है। जो नज़ला अंदर मौजूद होता है उस्तु खुद्दूस, उसको निकालने में मददगार साबित होता है। तो ये इसमें 50 ग्राम दिया। ये नो वंडर वी हैव लेवेंडर टीज, और बहुत सारे अब जो लिनन स्प्रेज हैं उसमें भी लेवेंडर जो उसमें होता है कि आप अपने पिलो वगैरह पे स्प्रे करते हैं। स्प्रे कर लें तो लोग जो एसेंशियल ऑयल होते हैं उसमें भी यूज़ कर रहे होते हैं। कैंडल्स में लेवेंडर का फ्लेवर आ रहा होता है, उसका रीज़न ये होता है कि माइंड को रिलैक्स करने में बहुत मददगार होता है। तो ये पांचों चीज़ों का मुरक्कब बना लीजिए। आधा चाय का चमचा सुबह और आधा चाय का चमचा रात को अगर ये नुस्खा ले लिया जाए तो ये कंजेशन को बेहतर करेगा, चेस्ट इन्फेक्शंस को बेहतर करेगा। जो म्यूकस चेस्ट में या थ्रोट में मुस्तकिल बुनियाद पर जमा हो रहा है या पोस्ट नज़र ड्रिपिंग जिन लोगों को बहुत ज़्यादा रहती है, उनके लिए ये एक बेहतरीन नुस्खा। तो मुझे बताएं, ये सब चीज़ें गालिब तो हमें इजीली पंसार की शॉप से हमें मिल जाएंगी? बिल्कुल मिल जाएंगी। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कोई ऐसी चीज़ें बताऊं जो कि एक तो मिल बहुत आसानी से जाए, किसी भी किस्म का कोई रिएक्शन के चांसेस ना हो। अच्छा, ये तो बात हो गई। अब दूसरी चीज़ अगर मैं देखूं तो लोगों की नाक आजकल बहुत ज़्यादा बंद हो रही है, बहुत ज़्यादा कंजेशन हो रहा है, नाक में दर्द की कैफियत भी हो रही है, और कुछ लोगों को पॉलिप भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, कुछ लोगों को ड्राइनेस, और कुछ लोगों को बलगमी तबीयत की वजह से नाक बहुत ज़्यादा बंद रह रही है। तो घर में एक आप चीज़ बना सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसमें 3 चीज़ें लूँगा। सत्ते अजवाइन ये रही, सत्ते अजवाइन इसमें तकरीबन 50 ग्राम, सत्ते पुदीना पेपरमिंट 50 ग्राम, इस तरह की डंडियाँ होती हैं। और आखिरी चीज़ जो है वो दोनों 50-50 ग्राम, और काफूर ये काफूर देसी कहलाता है, जो बिल्कुल रॉ काफूर होता है, कैम्फर, ये 25 ग्राम्स। ये तीनों चीज़ों को किसी शीशे के जग में, मर्तबान में, बाउल में डालकर ये 125 ग्राम धूप में रख दीजिए 2 दिन के लिए। ये खुद ही पिघल जाएगा, और इसको सिर्फ स्मेल करना है। ये आपकी जो ये वाली कंडीशन होती है उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। डिफरेंट ब्रांड्स के हम बाम खरीद रहे होते हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें खरीद रहे होते हैं, ये आप घर में बना सकते हैं। इसको वेस्टीन में मिलाकर लगा लेंगे तो ये वही वाली बाम उस तरह की बन जाएगी। और ये कितने अरसे तक चलता है, जो आपने कहा मेल्ट हो जाएगा जब सॉरी जो ये कितने अरसे तक चलता है? जैसे आपने उसको मर्तबान में बना लें, ये धूप में ये नॉर्मली ख़राब नहीं होता। अगर इसके अंदर पानी का कोई कतरा ना जाए तो ये आराम के साथ 1 से 1.5 साल रह सकता है। अच्छा, तो इसमें कोई रिएक्शन के चांसेस नहीं इसको है। वैसे कर सकते ना कि घर में आपके कोई जाम वाला जब कोई जार वाला जब खाली हुआ हो तो उसको साफ करके शीशे का उसको, हाँ, उसमें आप आराम से बना सकते हैं। हाँ। दूसरी हमारा टॉपिक है ENT भी एक सिलसिला है। बहुत सारे लोगों की पॉलिप बढ़ जाते हैं, जिसको हम नाक का गोश्त बढ़ना कहते हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में भी तंगी हो रही होती है, सर में दर्द की कैफियत हो रही होती है। कुछ लोगों की आईसाइट भी इसकी वजह से वीक हो रही होती है, क्योंकि वो जो प्रेशर आ रहा होता है उसकी वजह से। अच्छा, इसके लिए एक छोटी सी रेमेडी अगर अर्ज करूँ, जिन लोगों को ये वाला मसला रहता है, गोश्त बढ़ गया, पॉलिप बढ़ गया, गुदूद बढ़ गया जिसको उर्दू में कहा जाता है, इसके लिए 1 गिलास पानी लीजिए, 2 चाय के चमचे लाहौरी नमक और 10 लौंग, इसको उबाल लें, इसका डिकॉक्शन बना लें, पानी बना लें, कहवा बना लें, और अच्छी तरीके से इसको किसी बारीक कपड़े से छान लें। हाँ। इससे नाक साफ करें। वो जो पॉलिप है, मैं गारंटी दे सकता हूँ अगर 40 दिन आपने रेगुलर कर लिया नीम गर्म पानी से, मेरे पास बेतहाशा ऐसे रिव्यूज़ भी हैं और अपने पेशेंट्स भी हैं जिन्होंने ये इस्तेमाल किया और जिनका गोश्त या पॉलिप या गुदूद बढ़ रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको बहुत ज़्यादा शिफा दी। गालिब आई बिलीव इससे तो वैसे भी आपका नाक वैसे भी अच्छा साफ रहेगा, क्योंकि देखिए हम जिस शहर में रहते हैं, मैं भी कराची में, अगर डिफेंस वाले में भी देख लें, और कराची में हर जगह आपको मिल जाएगा कोई ऐसा स्पॉट मिल जाएगा जहाँ पर ये जो लोग दाना डालते हैं कबूतरों को, बिल्कुल,
तो वो पे जब मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि भाई जब आप प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ऐसा नहीं है कि अगर आप कबूतरों को दाने नहीं डालेंगे तो कबूतर मर जाएंगे। ये जो इनकी ड्रॉपिंग्स होती हैं, जिनको मैं आसान अल्फाज में आपको अगर मैं बता सकूँ, जिनकी बिट होती है, ये जब ये उड़ते हैं, ये जब हवा में उड़ती है, ये हवा में मोहल्लक होती है। कराची में आपको पता है ह्यूमिडिटी कितनी होती है, फिर वहाँ से जो मेरे बाइक वाले भाई हैं और हम बहुत सारे लोग जो पैदल चलने वाले होते हैं, वो इसको इनहेल करते हैं और वो आपके लंग्स के अंदर एक ऐसी तबाहकुन सिचुएशन डाल देता है कि आपकी हालत मिजरेबल हो सकती है। तो प्लीज़ 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 एक तो से मास्क ही पहने, और क्या इससे बचने के लिए किया जा सकता है गालिब ने बताया। दोबारा मैं गालिब से पूछूंगी, रिपीट कर दीजिएगा, लेकिन ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले जो आप कह रहे होंगे ना मदिया में क्या डराने बैठ जाती है, मैं डरा नहीं रही थी भाई, मैं आपको हकीकत से आगाह कर रही हूँ कि ऐसा ही है। हमारी जो ये वैसे भी ज़रूरी नहीं क्योंकि वायरल फैला हो तो आपको मास्क पहनना है। हमारे हवा में इतनी जो है वो पोल्यूशन है, हवा में इतना कुछ मौजूद है जिसकी वजह से आपको मास्क लगाना चाहिए, जिसकी मैंने एक बड़ी आपको रीज़न अभी कबूतरों के हवाले से भी बताई कि उनकी ड्रॉपिंग्स हवा में मौलक रहती हैं, फिर जो उड़ते हैं, फिर कराची में हवाएं चलती हैं। तो डॉक्टर साहब आप बता दी कि अब इससे डिजीज़ वो एग्रीवेट क्या कौन सी होती है? देखिए, दो तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि हमारे ये जानवरों से या पेट से, या अगर आप कबूतर की बात कर लें तो वो तो कोई पाल नहीं रहा, उसका कसूर नहीं है, फिर भी उसके पास अवेलेबल है उसकी एंटीजेनेसिटी। तो ये कि दो तरह की बीमारियां होती है। एक तो हमारी सेंसिटिविटी है जो कि एस्थमा कर देती है। आप एलर्जिक हो रहे हैं, आपको एलर्जिक एस्थमा हो रहा है, या आपको एलर्जिक राइनाइटिस हो रहा है, और आपको अगर है ही एस्थमा तो देन हाँ, आपको अगर एस्थमा है तो वो ट्रिगर हो रहा है। एक चीज होती है हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस, जिसको हम एलर्जिक एल्व्यूलाइटिस भी कहते हैं। ये दोनों टर्म्स एक दूसरे के साथ हैं। इसका मकसद ये मतलब ये डेवलप इस तरीके से होती है कि आपकी एंटीजेनेसिटी मिलती रही लंग को, लंग ने उसको कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करी, आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म था उसने उसको कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, अब वो बर्डनाइज हो गया, अब वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा। आपके मैक्रोफेजेस, आपके न्यूट्रोफिल्स थक गए ये काम करते करते कि आप जो इम्प्योरिटीज अंदर डाल रहे हैं वो उनको इनगल्फ करें और डिस्पोज करें, इनगल्फ करें और डिस्पोज करें, अब वो वहाँ अकुमुलेट होना शुरू हो गया। दिस इज लंग डिजीज। यानी कि आपके पेट्स से, आपके कबूतरों के एक्सपोजर से, बहुत लोग घर में वैसे परिंदे भी रखे होते हैं, वो मुर्गियां पाली होती लोगों ने, मुर्गियां, कबूतर, जो छोटे बर्ड्स होते हैं जिनको हम ऑस्ट्रेलियन तोते कहते हैं, छोटे छोटे जो होते हैं, वो ये बहुत बड़ी वैरायटी है तोतों की कि जिसकी वजह से लोगों को हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस होता है। और ये लंग डिजीज है ये एलर्जी की वजह से, मगर ये ऐसे एलर्जी की वजह से नहीं कि आपको होगी और सामने आ जाएगी। ये बहुत अरसे तक छुपी रहेगी। फिर आप परसिस्टेंट ड्राई कफ के साथ 2-3 साल की कफ लेकर जा रहे हैं, आप मरीज डॉक्टर के पास आ रहे हैं। अच्छा, इनिशियली हम भी ये नहीं समझते कि इनको हाइपर सेंसिटिविटी होगा, तो हम भी उसको एज ए एलर्जी डील करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाँ, उनकी चेस्ट फाइंडिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अच्छा, ठीक है ना, चेस्ट के अंदर उनके एस्थमा वाली आवाज नहीं होती। आई एम श्योर। अब तो जो आजकल बच्चे जितना वेप करते हैं उनकी भी जो आपने कहा कि वो चेस्ट फाइंडिंग वो भी कब डिफरेंट आने लग गई होगी, क्योंकि एक बार एक सर्जन भी आए थे, उन्होंने कहा कि ये तो एक मुस्तकिल एक बीमारी पैदा कर रहा है। देखिए, अब पहले मैं हाइपर सेंसिटिविटी कंप्लीट कर लूँ। वो जो चेस्ट की फाइंडिंग होती है वो हमें क्लू देती है कि किसी किस्म की लंग डिजीज है। उसके लिए हम सिटी स्कैन करवाते हैं, उस पर डायग्नोसिस बनाते हैं, ठीक है ना, और फिर ये सारे एक्सपोजर हमें पहले से हिस्ट्री में मिल चुके होते हैं। जो रही गई बात वेप की, ये इसलिए नहीं आया था कि इसको फैशन बना लिया जाए। ये ई सिगरेट्स इसलिए आई थी कि आप सिगरेट्स छोड़ दें ट्रांजिएंट पीरियड के लिए, छोटे से पीरियड के लिए, कोई 3 महीने इस्तेमाल कर ले, कोई 6 महीने इस्तेमाल कर ले, और वो सिगरेट की आदत से अपने आप को बचा ले और फिर इसको भी छोड़ दे। जिस तरह निकोटीन गम्स थी, निकोटीन पैचेस थे, इस तरह यही सिगरेट्स थी कि आपकी निकोटीन की रिक्वायरमेंट इम्प्योरिटीज के बगैर पूरी हो जाएगी, तो आप उस साइकिल में से निकल जाएंगे कि आपको एक सिगरेट की बहुत शदीद जरूरत महसूस होती है। सही। ये इसलिए नहीं आई थी कि इसी को फैशन बना लें इसके अंदर फ्लेवर डाल के। और अब तो मतलब अब इसमें भी डाटा आ गया है, अब इसमें भी डाटा आ चुका है कि इससे भी कार्सिनोमा हो रहे हैं, इससे भी कैंसर हो रहा है, इससे भी प्रॉब्लम है। बच्चों को खुद खरीद के दे रहे हैं, बच्चे माँ बाप के सामने पी रहे हैं, बच्चों के स्कूल बैग में से निकल रहे हैं, वेप्स निकल रहे हैं, वेप्स की शॉप में जाके बच्चे खुद खरीद रहे हैं, और ये इतना फैशन और इसको ट्रेंड में समझा जा रहा है कि पता नहीं क्या चीज होगी। मतलब हर काम की चीज का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हम गलत करना शुरू करते हैं
जी अच्छा, वो आपने बताया था कि हम किस तरह से अपने नाक साफ कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ दोबारा से उसको रिपीट कर दें। उसमें 1 गिलास पानी लेना है, 2 चाय के चमचे लोहरी नमक डालने हैं और 10 लौंग डालनी है। इसको पकाना है। जब लौंग का कलर कॉपर कलर का हो जाए पानी, लौंग का कलर आ जाए पानी में, तो इसको किसी बारीक कपड़े से छान लें और रोज़ाना की बुनियाद पर रात को सोने से पहले जिस तरह वज़ू में नाक साफ करते हैं और गरारे भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ होकर बहुत सारे लोग समझते हैं कि नाक में पानी डालने का मतलब यह है कि वो खींच के, जिसको हम हिंदी में या आयुर्वेदिक में पतंजलि कहते हैं, वो अंदर की तरफ लेना। ऐसा नहीं है, वो नुकसानदेह होता है। ये कौन कर रहा है भाई? बहुत सारे लोग करते हैं और यही समझते हैं कि नहीं, जब तक अंदर नहीं जाएगा ठीक नहीं होगा। ऐसा नहीं है। सिर्फ आपको यहाँ तक जो जहाँ वज़ू की जो अहकामात हैं सिर्फ वहाँ की हद तक ही साफ़ करना है और वो सफाई हो जाती है। पॉलिप तक चला जाता है वो आपका जो लिक्विड है और वो उसको श्रिंक करना स्टार्ट कर देता है। अच्छा, हमने अभी बात की एक सूजी के हलवे पे, जिस तरह मैंने कहा सूजी और गुड़ और हरीरा टाइप बनाया, इसमें बादाम ऐड किए। आजकल बच्चों को ये बहुत ज़्यादा हो रहा है और नॉर्मली बच्चों को एंटी एलर्जीज़ भी असर उतनी नहीं कर रही है। 2-2, 3-3 दवाएं एक साथ देनी पड़ रही होती हैं, चेस्ट कंजेशन के लिए भी और थ्रोट इन्फेक्शन के लिए भी। तो ये जो सूजी का हलवा है, बादाम के अलावा जो बच्चे 8 माह से ज़्यादा हैं उनको भी दिया जा सकता है। उनकी इम्यूनिटी भी अच्छी होगी और इसके साथ साथ जो उनका फ्लू वाली कंडीशंस हैं वो बेहतर होंगी। और जिन बच्चों को कफ हो रही है, एक छोटी सी बात करूँ, हमारे यहाँ एक चीज़ देखी जाती है कि बच्चों में जब जिनको खांसी ज़्यादा हो रही होती है वो बहुत परेशान होते हैं, घबरा रहे होते हैं और एक वॉमिट आती है और उसके बाद वो पुरसुकून सो जाते हैं। हम ये समझते हैं कि नहीं, उनको वॉमिट आई है, पेट में कुछ मसला था। ऐसा नहीं है। वो कोई बलगम का टुकड़ा जो उनको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा होता है वो उस वॉमिट के ज़रिए निकल जाता है और वो बच्चे रिलैक्स हो जाते हैं और सो जाते हैं, क्योंकि वो उस तरह उसको खींच के निकाल नहीं पाते जिस तरह हम लोग नॉर्मली निकाल लेते हैं। तो एक थोड़ा सा ये भी बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, तो बच्चों के वॉमिट से निकल जाता है। तो ऐसे बच्चे जिनको बलगम की कैफियत बहुत ज़्यादा हो रही है, चेस्ट कंजेशन हो रहा है, उनके लिए एक छोटी सी रेमेडी है जो कि घर पे बना सकते हैं। ये ऑयल है जो कि उनके चेस्ट पे और कमर पे, बैक साइड पे चेस्ट के लगा दिया जाए तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। हल्के हल्के ये जो स्पीटम होता है या म्यूकस होता है उसको सॉफ्ट करेगा और निकालने में मददगार साबित होगा। ठीक है, इसमें मैं तकरीबन 100 ग्राम के करीब, 100 ml के करीब जैतून का तेल लूँगा। इसमें सरसों का तेल भी कैसे, ये वॉमिट के थ्रू या ये बस स्टूल के थ्रू भी निकलेगी है? नहीं, वॉमिट के थ्रू। देखिए, बहुत नॉर्मली जो स्टूल के थ्रू निकल रहा होता है वो तो लोग मुंह में लेकर अगर स्टमक में जाएगा तो निकलेगा। ऐसा कोई अमल नहीं है कि वो चेस्ट से निकल के डायरेक्ट स्टूल में चला जाएगा। कुछ लोग ये समझते हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है जब तक हम खुद हलक में लेके उसको वो ना करें, जो कि बच्चे नॉर्मली नहीं कर पाते। इसमें 100 ग्राम मैंने जैतून का तेल या सरसों का तेल भी लिया जा सकता है। इसमें तकरीबन 10 ग्राम के करीब लौंग लेंगे, 10 ग्राम के करीब कलौंजी लेंगे और तुलसी के पत्ते बहुत आसानी से मिल जाते हैं पंसारी से, इस तरह के होते हैं ये। तुलसी के पत्ते 10 ग्राम के करीब लेंगे और इन तमाम चीज़ों को, चारों चीज़ों को अच्छी तरह पकाएंगे, जिसको कहते हैं तेल को जला लेना। इन सारी चीज़ों को तेल में जला लेंगे और इसको छान इन्फ्यूज जब हो जाएंगे तेल में सबकी प्रॉपर्टीज। बिल्कुल। तो इसको उसके बाद छान कर रख लेंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा, बिल्कुल एक बॉटल में आप रख लें इसको छान के, और जब भी ऐसी वाली कैफियत हो बच्चों को तो वो उसके चेस्ट पे लगा दें। ये हल्के 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 उनके चेस्ट इन्फेक्शन को भी बेहतर करेगा। जो भी आप अद्वियात दे रहे हैं उसके साथ साथ लेकर चला जा सकता है, कोई हर्ज नहीं है इसमें। और किसी किस्म का अगर खुदा ना खास्ता कोई स्किन का इशू बच्चे को नहीं है तो इसका कोई रिएक्शन नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर बात है इसमें गर्म चीज़ें हैं तो स्किन इन्फेक्शन को इंक्रीज कर सकती है। इसके अलावा इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं, और ये बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगी गालिब आप